Welcome to all my dear students once again to our units and measurement series. So guys, in previous lectures we have successfully completed our first unit, that name is units and measurements. But I want to just recap all the videos within a 30 or the 40 minutes only. Why? Because I want to revise all the topics which are studied in a previous videos. तो बच्चों, आज तक हमने जो भी वीडियो लिए है ना, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. इससे क्या होगा, एक तो हमने क्या क्या पढ़ा है ये हमें समझ में आ जाएगा, या अगर आपको लगता है कि हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर ही 30 या 40 मिनट में रिवाइज करना है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ द बुक्स हम लोगों ने लिया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन. क्या लिया था? सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था, बराबर है. इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था? इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. तो बताओ बच्चों, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या थी हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन थी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. ये किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है. और विच इज़ द कंसर्न ऑफ नेचर, जो किसके साथ कंसर्न कर रही है? नेचर के साथ कंसर्न कर रही है. उसके साथ फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज़ द कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. किसके साथ? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के साथ ये कंसर्न कर रही थी. उसके बाद हमने देखा था कि जो भी एनर्जी होती है, जो भी लाइट होती है, इन सब के साथ ये क्या कर रहा था? कंसर्न कर रहा था. तो ये जो फिजिक्स हम लोगों ने देखा था ना, मतलब उसकी जो डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी थी ना, तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमने ले लिया था. और जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन आया था उसका हमने देखा था कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर था, जो भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर था, उसके अंदर क्या क्या आता है. इसके अंदर उसके अंदर लाइट आती है, इलेक्ट्रिक करंट आता है. जो भी चीज़ मैटर्स के रिलेटेड होती है, जो कि मैटर्स के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, उसको हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के अंदर देखा था. अब बच्चों, ये हो गया सिंपल हमारा इंट्रोडक्शंस. बट ये इंट्रोडक्शन देखते समय हमने ये भी देखा था कि ये जो मेजरमेंट है ना हमारा, ये वाला मेजरमेंट, इस मेजरमेंट की हमें क्या ज़रूरत है. और जब भी हम लोग ये मेजरमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट यूनिट्स किस तरह से यूज़ करते हैं. तो जब यूनिट्स की बात हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने इस यूनिट्स की डेफिनेशन भी देखी थी. क्या किया था? ये जो यूनिट्स है ना, ये यूनिट्स की हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखी थी. क्या थी? द स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें मेजर करनी है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहा था हम लोगों ने? यूनिट्स कहा था. क्या कहा था उसको? यूनिट्स कहा था. फिर इसके बाद क्या किया था हम लोगों ने देखा था कि ये यूनिट्स कैसे है, ये यूनिट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, या यूनिट्स को आज तक कैसे यूज़ किया गया, उसको हम लोगों ने देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर. किसके अंदर देखा था? सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर देखा था. इसके अंदर क्या क्या देखा था हम लोगों ने बच्चों? इसके अंदर हम लोगों ने CGS देखा था, MKS देखा था, FPS देखा था. और ये तीनों का जो बॉस है, ये तीनों को मिला के बोलने से हम बोलते हैं कि ये तीनों में जो इनकन्वीनियंस हो रहे थे, जो भी साइंटिफिक डेटा लेना देना हो, या इकोनॉमिकल कुछ हो, या कुछ ऑब्जेक्ट्स की आवक जावक हो, जो ऐसे चीज़ें हो रही थी ना, उसके अंदर मेजरमेंट्स के लिए बहुत सारी दिक्कत आ रही थी. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि यही सी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा था, इट इज़ नथिंग बट दी SI यूनिट्स. क्या देखे थे? SI यूनिट्स. ये क्या थे? ये था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे. ये क्या थे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
यूनिट्स थे। ये कब बनाए गए? ये बनाए गए थे नियर अबाउट 1971 में। इन 14th नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी एट दैट टाइम, पेरिस में हुआ था ये, मुझे अच्छे से याद है। नहीं, मैं नहीं था तब, इतनी उम्र नहीं है मेरी, जस्ट मैंने रीड किया हुआ है वो प्रॉपरली। जो वेट एंड मेजरमेंट के रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन 1971 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। इसको क्या किया गया था? इन 1971 में इसको एक्सेप्ट किया था। अब इसी के अंदर थोड़ा सा डिटेल और अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने देखा था CGS क्या होता है, MKS क्या होता है और FPS क्या होता है। ये तीनों ही चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ये बहुत पुराने तरीके से ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, इनकी ओर से जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलते आ रही थी ना, उसको हम लोगों ने प्रॉपर से पढ़ा था। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम लोगों ने देखे थे फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या देखा था इसके अंदर? हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी देखी थी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? मानो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोग मेजर कर रहे हो, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते टाइम किसी और की आपको ज़रूरत ना पड़े, किसी और फिजिकल क्वांटिटी की, उसको मेजर करने के लिए, जैसे कि आप कोई मास गिन रहे हो, वेट गिन रहे हो, तो आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि उसके साथ आपको लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि उसके साथ आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। दैट मीन्स a physical quantity which do not depend upon any other quantity for their measurement। फिर से बोल रहा हूँ मैं, a physical quantity which do not depend upon any other physical quantity for their measurements, that is called as the fundamental quantity। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किए जाते हैं, उसको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट्स। और कितने फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों ने देखे थे? हम लोगों ने कंप्लीटली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी देखे थे। और वो क्या थे हमारे? वो था हमारा LMT² ईला। ये बच्चों याद हो गया होगा शायद आपको, ये क्या है? LMT² ईला। और 2 उसके साथ हमने एक सप्लीमेंट्री यूनिट देखेंगे, चलो उसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग। इसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने इसके बाद देखा था डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या देखा था इसके बाद हम लोगों ने? दैट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड यूनिट्स। किसके यूनिट्स? डिराइव्ड क्वांटिटी की ही यूनिट्स। देखो बच्चों, ये एग्जैक्टली क्या है? अपोजिट है किसका? फंडामेंटल यूनिट्स का और फंडामेंटल क्वांटिटीज का। कैसे एग्जैक्टली अपोजिट है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम लोगों को किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं थी फॉर द मेजरमेंट। बट जब आप डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के ही हेल्प से या 2 फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से ही आप फिर डिराइव्ड क्वांटिटी मेजर कर सकते हो। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या थी? अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, देयर इज वन और मोर फॉर देयर मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो भी उसके यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, उसको कैसे कहा जाता है? द यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड यूनिट्स, सॉरी the units which is measured to derived quantity, that is called as the derived units। अब हम लोगों ने कुछ derived units देखे थे। माना एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या देखा था? वेलोसिटी देखा था। अब वेलोसिटी निकालनी है हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो ये वाला लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। चलो इसको इतना ही समझते हैं। अब मुझे बताओ जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मेजर करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी हमें लग रही है, एक तो डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, दूसरा टाइम लग रहा है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? दैट इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड क्वांटिटी। ये बहुत सिंपल है बच्चों, आप टेंशन ना लो। ये अगर वीडियो भी आप लोग देख लोगे ना तो आपको 30% आपको नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखे थे। कौन से वाले? दैट इज दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम लोगों ने देखे थे। कौन कौन से थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स? एक था हमारा प्लेन एंगल और दूसरा जो था हमारा सॉलिड एंगल। जो 2 डायमेंशनल्स में हम लोग एंगल्स मेजर करते हैं 2D, दैट इज कॉल्ड एज द 2 डायमेंशनल। तो उसको किस में गिनते हैं हम लोग? प्लेन एंगल में गिनते हैं। और जो 3D होती है, 3 डायमेंशनल जो होता है, उसको अगर हमें मेजर करना है उसके एंगल्स को, दैट इज कॉल्ड इन which that is called as the solid angles। so ये हो गया था हमारा, ये यहाँ तक हो गया था हमारा पोर्शन, ये यहाँ तक हो गया था हमारा पोर्शन हो गया था। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है हमारा यूनिट्स के रिलेटेड का पोर्शन आता है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? कन्वेंशन फॉर द एसआई यूनिट्स। क्या देखा था इसके बाद हमने? कन्वेंशन, क्या देखा था? कन्वेंशन ऑफ यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, यूज ऑफ एसआई, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यूनिट्स। अब कन्वेंशंस में क्या क्या था? कन्वेंशंस में बहुत इजी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। सबसे पहले कन्वेंशंस में क्या लिखा था हम लोगों ने? क्या देखा था कि यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी यूनिट आप फिजिकल क्वांटिटी का लिखोगे, इट इज ऑलवेज शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। सिंबल से ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा कौन सा देखा था हम लोगों ने? हम लोगों ने दूसरा देखा था फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर। जो भी फुल नेम होगा यूनिट का, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर। बट जब हम किसी साइंटिस्ट के नेम का सिंबल बोल के यूज करते हैं ना, तो उसको हमें कैपिटल में ही लिखना जरूरी होता है। तीसरा वाला क्या कहता है? द सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में वो नहीं चाहिए। माना कि आप न्यूटन लिख रहे हो सिंबल में, तो उसको एनएस नहीं लिखना है। देखो न्यूटन अगर आप सिंबल्स में लिख रहे हो बच्चों, अगर आप सिंबल्स में न्यूटन्स लिख रहे हो, ऐसा न्यूटन्स प्लूरल हो गया ना, ये न्यूटन्स, तो अगर आप ऐसा लिखते हो ना बच्चों, तो ये जो यस है ना, ये यस को सेकंड माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? सेकंड। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जैक्स, मैक्स, वैसा यस नहीं लिखना है आगे। अगर यस लिखते हो ना तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। और जो नेक्स्ट था ना, वो था हमारा सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप। अगर आप उसको फुल स्टॉप नहीं दे सकते हो, जो भी यूनिट्स होगा, यूनिट्स के बाद अगर सेंटेंस कंप्लीट होता है तो ही आप क्या करोगे? उसको फुल स्टॉप दोगे, अदरवाइज आप उसको फुल स्टॉप नहीं दे सकते। नेक्स्ट वाला क्या था हमारा? द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन इन अ 1 रेशो। जैसे कि हमें पता है, इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन इट इज नथिंग बट दी वेलोसिटी अपॉन अ टाइम। अब अगर इसका सिंबल लिखोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या आता है? सेकंड। अगर ये दोनों ही एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करते हो तो इनको हमें एक रेशो में ही लिखना होता है। ऐसी तरह उसको हम लिख सकते हैं, ऐसा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लास्ट बट वन कौन सा था? वो था यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल्स फॉर यूनिट is avoided when physical quantity is expressed by combination of two।
कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स और सिंबल्स अगर होते हैं तो यूनिट्स को अवॉइड करना चाहिए। मतलब सिंपल होता है, अगर आपको जूल, एग्जांपल बुक्स का ही ले लेते हैं ना हम लोग, क्या एग्जांपल, जूल केजी पर केल्विन, इसको आपको ऐसा ही लिखना होता है। ये क्या यूनिट्स एंड सिंबल का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हो जूल पर केजी केल्विन, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो। ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। और आखिरी वन क्या कहता है, अ प्रीफिक्स सिंबल यूज्ड बिफोर द प्रीफिक्स सिंबल, इसको आपको प्रॉपरली अगर यूज करना है तो वो यूनिट्स के बिफोर यूज किया करो। देखो इसको अच्छी तरह से समझ लो। अब कोई भी प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स कैसे होते हैं, माना कि आपको 1 माइक्रोसेकंड लिखना है, लाइक दैट 1 माइक्रोसेकंड, तो ये जो है ना, ये माइक्रो क्या है आपका, प्रीफिक्स है, यस क्या है आपका, सेकंड है। तो वही कह रहे हैं कि प्रीफिक्स अगर यूज करने हैं तो वो सेकंड के पहले ही आपको क्या करने होंगे, यूज करने होंगे। सॉरी, अब ये लास्ट वाला है, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड। स्पेस और हाइफन दिया करो, स्पेस और हाइफन। तो क्या होता है बच्चों, अगर आप स्पेस और हाइफन नहीं देते हो तो दिक्कत आ जाती है। क्या करना है, अगर केजी सेकंड लिखना है, एक तो केजी, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देना, फिर यस लिखना, या सिंपल केजी हाइफन दे देना, उसको एस लिख देना। ये थे हमारे, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सॉरी कन्वेंशन ऑफ यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोगों ने कुछ मेजरमेंट्स पढ़े थे, कुछ मेजरमेंट्स पढ़े थे। एक था हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दूसरा था हमारा मेजरमेंट ऑफ मास, और थर्ड वन था हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर हम बहुत हिस्ट्री से लेके मेजरमेंट कैसा कैसा करना है वो देखना है, देखे हम लोगों ने। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने कि ये जो लेंथ नाम का जो यूनिट बना है ना, ये लेंथ कैसे इन्वेंट की गई, तो इसको ही यहाँ से यहाँ तक लेने के बाद ही इसको 1 सेंटीमीटर कैसे कहा जाता है या 1 मीटर कैसे कहा जाता है, वो हम लोगों ने देखा था। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने देखा था विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब, सूरज की किरणों का। और इसी के अंदर हमने क्या क्या देखा था, इस लेंथ के अंदर हमने देखा था पैरेलैक्स मेथड। ये वाली एक पॉइंट ऐसा पकड़ लो, एक आँख बंद करके इससे देख लो, फिर ये वाली आँख पकड़ बंद कर लो, इससे देख लो, ये वाला एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द पैरेलैक्स मेथड। ये हम लोगों ने इसमें देखा था। उसके बाद मास भी पढ़ा था, जो कि मास का नया इन्वेंशन अभी अभी हुआ है लास्ट ईयर में, मई के महीने में, कोविड आने के पहले, इन द केस ऑफ 2019 में ये हुआ था। हम कब है, 2020 में है हम लोग, 2019 में देखा था। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, टाइम। उसके लिए हमने सीसीएम के वाइब्रेशन, जो कि रेडिएशंस के बाद जो भी वो वाइब्रेशन, रेडिएशंस के जो भी वो वाइब्रेशंस दे रहा था ना, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, टाइम देखा था। लेकिन हमें सबसे इंटरेस्ट किसमें ज़्यादा आया, इस लेंथ में आया था, क्योंकि इस लेंथ के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, दैट इज द डिस्टेंस, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स, सॉरी हाँ, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, सन टू अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ टू मून का डिस्टेंस, अर्थ टू एक कोई हमारे भी गैलेक्सी से कहीं बाहर है, उसको भी हमने मेजर करने की यहाँ पे चेष्टा की थी, और वो सक्सेस हो गई इन द केस ऑफ लेंथ। अब ये सब होने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना कि जो भी हम लोगों ने मेजरमेंट सीखा उसके अकॉर्डिंग हमें डायमेंशंस सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें डायमेंशन सीखनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, देखो हमने क्या देखा, उसके बाद जो भी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, वो हम लोगों ने स्टडीड की, दैट इज कॉल्ड एज द डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उस फंडामेंटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया,
डायमेंशंस बनाने की कोशिश की। तो जो भी हमारे फंडामेंटल यूनिट्स थे, मानो कि मास के लिए हम लोगों ने यम यूज़ किया, लेंथ के लिए हम लोगों ने एल यूज़ किया, उसके बाद टाइम के लिए हम लोगों ने टी यूज़ किया, लेकिन जो टेम्परेचर है हमारा, अगर हम टेम्परेचर के लिए भी अगर टी यूज़ करते तो टी में कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हमने टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ किया, केल्विन यूज़ किया। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोगों ने एम्पियर यूज़ किया, नहीं बच्चों, हमने उसके लिए करंट, देखो यहीं पे गलती करते हो आप लोग। आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू दैट सिंबल, तो इन्होंने केल्विन का के ले लिया, मतलब अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या लेंगे, ये ए लेंगे, एम्पियर लेंगे, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का हम लोगों ने क्या किया, आई यूज़ किया, आई फॉर आइसक्रीम। पानी छूट गया मुंह को, नहीं मत छूटने दो, कोरोना वोरोना करके बैठ जाओगे। उसके बाद जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी था सी, वो हम लोगों ने यहाँ पे सी से डिनोमेट किया, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, जो अमाउंट ऑफ मास निकालने के लिए मैक्सिमम टाइम यूज़ किया जाता है, उसको हम लोगों ने मोल में देखा था। फिर ये जो डायमेंशंस निकालने के कुछ तरीके हम लोगों ने यहाँ पे देखे कि डायमेंशंस को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ देयर यूनिट्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ देयर फार्मूलाज। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस है, तो उसका यूज़ कैसे किए जाता है, यूज़ क्या क्या है उसका, उसके यूजेस हम लोगों ने देखे। मानो कि पहला यूज जो हम लोगों ने देखा था वो था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस हम लोगों ने देखा था। उसके बाद क्या देखा था कि सेकंड वन, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंदर हमने 12th का फार्मूला एक्सप्लेन किया था, इट इज नथिंग बट द टी इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई एच। 2 पाई को हमने के से बताया था आपको, ठीक है। अब क्या है बच्चों, सिंपल एक बात है कि ये तो जो यूजेस हम लोगों ने देखे ना, उसके बाद हम लोगों ने एक तीसरा यूज देखा था, वो था टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम। मैंने बताया आपको, जो जितना ज़्यादा लंबा होता है ना, उतना छोटा उसका मीनिंग होता है। तीसरा क्या देखा था हमने, दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का डिफरेंस बताया था। उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि 1 जूल कितना होता है बच्चों, 10⁻7 अर्ग होता है। उसके बाद इसके अंदर ही हमने देखा था सेकंड वन, इसके लिमिटेशंस देखे थे हम लोगों ने। इसके क्या देखे थे हम लोगों ने, लिमिटेशंस देखे थे। अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या थे, इसके लिमिटेशन गिने चुने सिर्फ और सिर्फ 4 ही है। बहुत है लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस वी आर इंक्लूडेड इन दी 4, सिर्फ 4 है। तो सबसे पहला क्या था, जो भी वैल्यू होता है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट का, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ही थ्रू निकाला जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वो निकाला नहीं जाता। मैंने पढ़ाते टाइम इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज आप लोगों को बताई थी। उसके बाद सेकंड वन था कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है, दे आर कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री की कोई कंसेप्ट आती है तो उसको आप डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर लॉगरिथमिक भी आती है तो भी आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। और एक थी, वो थी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आती है तो भी आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो ये लिमिटेशंस थी। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा, जो कि हम रेगुलर यूज़ में पढ़ते हैं या हर बार यूज़ करते हैं, वो एक टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, दैट इज एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी। दैट इज अनसर्टेनिटी। ये 3 जो कंसेप्ट है ना, जो कि मेजरमेंट के रिलेटेड आते हैं, इन मेजरमेंट वो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी क्या होती है, मानो कि कोई वैल्यू है, उसके आप बहुत पास जा रहे हो, बहुत पास जा रहे हो, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। प्रिसाइज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जो भी 2-4 आप उसकी रीडिंग्स लेते हो, अगर वो पास में आती है तो वो प्रिसाइज होता है। और अनसर्टेनली क्या होता है,
एक तो आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन के पास होते हो या उससे बहुत दूर चले जाते हो, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग ये पूरा का पूरा मेजरमेंट कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू दैट मास हो गया, अकॉर्डिंग टू दी लेंथ हो गई, या अकॉर्डिंग टू दी टाइम हो गया, तो बच्चों हम लोगों के ये समझ में आया गया कि कुछ एरर्स आते हैं। क्या आते हैं? कुछ एरर्स आते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो हम लोगों ने अगला टॉपिक पढ़ा था, दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एरर्स इन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के अंदर जो भी एरर आते हैं, अब सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर देखा था सिस्टेमेटिक एरर। कौन सा वाला देखा था? सिस्टेमेटिक एरर। और सेकंड वाला हम लोगों ने देखा था, दैट इज दी रैंडम एरर। कौन सा देखा था? रैंडम एरर देखा था। अब सिस्टेमेटिक एरर कौन कौन से थे? सिस्टेमेटिक एरर भी 3 थे। पहला था जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है, वो वाला। दूसरा था एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आपकी परफेक्ट नहीं है उसकी वजह से आता है। और तीसरा आता है खुद की वजह से, जो कि हम बार बार आने देते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल एरर। और रैंडम एरर क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सीडेंटल एरर। माने कि आप दिन में आपको धूप में कोई काम करना है, कुछ रीडिंग लेनी है और सडनली धूप कम हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? रैंडम एरर आ जाता है। तो ये जो एरर्स थे ना, ये एरर्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए ये हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ एरर। क्या देखा था? एस्टिमेशन ऑफ एरर्स देखा था। एस्टिमेशन एरर्स क्या होते हैं? जो भी एरर्स आते हैं ना, उसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है, इसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है। तो इसके अंदर हम लोगों ने कुछ कंसेप्चुअल पढ़ाई की, जो कि हमें नीट और जेईई एडवांस के लिए भी यूज़ आती है। उसके अंदर हमने देखा सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, सब एरर्स की एडिशन डिवाइडेड बाय उसका टोटल नंबर, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट इजीली मीन। और जो भी मीन आप लोगों ने निकाला, उस मीन को सिंपली हम लोग कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर उसका। और जब आप इंडिविजुअल निकालते हो, इंडिविजुअल का यानी एक रीडिंग माइनस उसका जो भी मीन होगा वो अगर निकालते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज द मीन एब्सोल्यूट एरर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर। और जो भी उस सबका मिला के जब अब लास्ट में मीन निकालते हो, तो उसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव एरर। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रिलेटिव एरर पढ़ा था। और जब आखिरी वाली बात आ गई, तब हमने पढ़ा था दैट इज कॉम्बिनेशनल एरर। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? दैट इज कॉम्बिनेशनल एरर। कॉम्बिनेशंस में आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशनल एरर जो थे, उसकी कुछ मेथड्स हम लोगों ने यहाँ पे देखी। पहली थी सम और डिफरेंस मेथड। मतलब क्या कि एरर्स इन सम एंड एरर्स इन डिफरेंस। लेकिन जब हम लोगों ने ये सॉल्व किया, तो हमें ये पता चला कि सम और डिफरेंस का जो भी एरर निकाला जाता है, वो एक ही मेथड से निकाला जाता है। सिमिलरली एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिविजन्स। प्रोडक्ट यानी क्या? जो मार्केट में मिलता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट यानी होता है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस। इसी के अंदर हम लोगों ने देखा सेम कि आप अगर प्रोडक्ट का निकालते हो, तो ऑब्वियसली आपको डिवीजन का भी एरर मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ सेम फार्मूला। और कल यानी लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? इट इज नथिंग बट द सिग्निफिकेंट फिगर, इसको ही कहा जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एंड और आखिरी वाला देखा था, दैट इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब बच्चों, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, ये बहुत इसी तरह से हम लोगों ने कल वाले वीडियो में देखा था।
कि सिग्निफिकेंट नंबर कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे काउंट किया जाता है, उसके कुछ रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे। अब वो कल ही हो गया इसलिए उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि रिवाइज कर सकते हैं हम यहाँ पे, वो था हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वो क्या था? हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था। जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था ना, वो क्या था? देखो तो देखो वो क्या था कि 10 का जो पावर है ना, वो कैसा बिल्ड किया जाता है, 10 का पावर कैसे लिया जाता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी जो कि हमने a टू दी पावर, यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि हमने a टू दी पावर n के रिलेटेड ली थी। वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? a की वैल्यू 0.5 से लेके 5 तक होती है। और मैंने कल अच्छी तरह से सिखाया था आपको, राइट शिफ्ट होते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों ये था हमारा टोटल एक्सप्लेनेशन अबाउट दी रिविजन्स। देखो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, बहुत अच्छे तरह से इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो और क्या कर लो, ये ध्यान में रख लेना, कुछ दिन मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर भी इसको रख देना, यानी आपको पता चलेगा कि आपका यूनिट खत्म हो गया है। तो बच्चों इसके बाद हम कल के लेक्चर्स में क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज है आप लोगों की, वो एक्सरसाइज इन सॉल्व in a next day with the very deep explanations. So guys, thank you so much for watching my video and good day. Enjoy your life. Thank you.